हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर। आज मैं आपको एसएससी जीडी का 40वां वीडियो देने वाला हूं और इस वीडियो का मकसद आपको पता है, जैसा कि जो भी अभी एसएससी में पेपर्स हो रहे हैं उन सभी का एक सार देने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप 40 वीडियो देख चुके हैं तो आपको तो एकदम से सोचना नहीं है, वहाँ पे जा करके आप 20 में 20 करके आइएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आज का क्लास का पहला क्वेश्चन मेरे पीछे और आपके सामने लग गया है ना जी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इस बात को समझिएगा। पहला क्वेश्चन ये बोला है कि यदि सरिता 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है तो वह इतने ही समय में 40 किलोमीटर अधिक चल पाती। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है, ये बताना है आपको। मेरे भाई, आपको पता है कि सर अगर वो 10 से चलती, पहले 10 से चलती थी, अब 15 से चलती है। ठीक, अब एक बात बताइए, ये दोनों के बीच में क्या बोल रहा है? मतलब बोल रहा है कि पहले 10 से चलती और अब 15 से चलती, तो सेम टाइम में क्या होता है कि वो कितना किलोमीटर अधिक ट्रैवल कर पा रही है? 40 किलोमीटर अधिक ट्रैवल कर पा रही है। तो हम बताए थे आपको कि जब ये पॉइंट्स मैं बताया था, मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, जब समय जो होता है, जब समय फिक्स होता है, ठीक है, या कांस्टेंट होता है, तो होता क्या है मेरे भाई कि डिस्टेंस जो होता है स्पीड का समानुपाती हो जाता है, या फिर आप कहते हैं कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस का समानुपाती हो जाता है। तो आपको जैसे पता है कि डिस्टेंस स्पीड का समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये काटेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, ये पहले का है, ये इनिशियल है, और ये अब का है। क्या है, ये पहले का स्पीड दिया था और ये पहले का डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये कंसेप्ट है, कोई दिक्कत है क्या? अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इस बात को समझेंगे कि सर ये पहले 2 जाता था, अब 3 जाता है, तो बढ़ा कितना, 1। एक का वैल्यू कितना दे दिया, 40। जब एक का वैल्यू 40 दे दिया तो आपसे 2 तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए पहले कितना चलता था, तो 40 गुना 80। आपसे ये पूछ सकता है कि बाद में कितना चलने लगा, तो 4 × 120 किलोमीटर। कोई दिक्कत है क्या? तो देखिए 80 ऑप्शन नंबर बॉम्बे आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि लिखा है कि उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी। तो वास्तविक दूरी पहले वाला कहलाती है। ठीक है, अब बदली हुई दूरी बाद वाला कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया। डन। चलिए दूसरा। जैसे ही दूसरा क्वेश्चन पे आएंगे मेरे भाई, तो लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। जब निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है तो यानी सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, कोई बात नहीं। हमें पता है कि 12.3 है, तो सर 12.3 लिख दिए। ठीक, बट्टा है, क्या है, 0.03 है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 3 है। ठीक, फिर यहाँ पे डिवाइड है, फिर 2.05 है, प्लस 2.05 है। बात को समझिए मेरे भाई, ठीक है, ये पॉइंट है। ठीक, अब क्या करना है हमें, ये अगर यहाँ से हटाएंगे तो इसके बदले 2 जीरो ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहाँ से हटाएंगे तो इसके बदले 1 जीरो नीचे शिफ्ट होगा। तो क्या ये 0 से 0 कट गया? अब ये 3 से काटिएगा तो 3 चौका 12, 3 एकम 3 और 0, यानी कि 410 हो जाएगा, और डिवाइड बाई हो जाएगा 2.05। अब समझिएगा बात हो। अब इसको हटाएंगे तो ऊपर जाके 100 शिफ्ट हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा 2.05। कोई दिक्कत है क्या? अब जब दिक्कत नहीं है तो 205 दूना होता है 410। कोई दिक्कत है? 2 गुने 100 करिएगा तो 200 हो जाएगा, और 200 प्लस 2.05 आपका आंसर हो जाएगा 202.05। कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? देखिए यहाँ पे 202.05 ऑप्शन नंबर सी है, आपका आंसर आ गया। सो आप एकदम से खुश हो जाइए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन डन कर लिया हम लोग। अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक और बात, थोड़ा सा आप लगातार मेहनत कर रहे हैं ना, क्योंकि मेहनत नहीं करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गेहूं की दरों में 20% की गिरावट के कारण एक पुरुष 600 रुपए में पहले की तुलना में 10 किलोग्राम अधिक खर्च करता है, तो प्रति किलोग्राम घटी हुई दर ज्ञात करें। मेरे भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, बात समझिएगा। ये क्या है कि इस बात को याद रखिएगा कि मूल्य, ठीक है, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता है। एक कंसेप्ट है मेरे भाई। ठीक है, क्या है कि मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता है। ठीक, जब खर्च समान होता है, क्या, जब खर्च समान होता है यानी कि फिक्स होता है। ठीक है, जब खर्च फिक्स होता है, इस बात को याद रखिएगा, तो होता क्या है कि खपत जो होता है मूल्य क्या, वो उत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, खपत जो होता है वो मूल्य क्या, वो उत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मूल्य जो होता है खपत का क्या है जी, वह उत्क्रमानुपाती है। खपत जो है मूल्य का वह उत्क्रमानुपाती है। चलिए ये थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे, अब आपको पता है कि सर गेहूं की दरों में 20% की गिरावट है। 20% की गिरावट का मतलब क्या होता है कि 1/5। 20% मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपए में पहले सामान बिकता था तो अब 4 रुपए में। इनिशियल अगर 5 रुपए बिक रहा है तो फाइनली अब 4 रुपए बिक रहा है। कोई दिक्कत है क्या आपको?
यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? ये क्या है? आपका रेट है। क्या है? आपका रेट है, RATE रेट। अब कंजम्पशन देखिए यहाँ पे खर्च जो होता है, अब जो खर्च हो रहा है तो आपका 5 से 4 हो गया तो उल्टा कर देता है, 4 से 5 हो गया खर्च। तो देखिए खर्च कितना बढ़ गया आपका वास्तविकता में आपका जो खर्च बढ़ा वो 1 का बढ़ा। कितना बढ़ा? 1 का बढ़ा। और यही 1 का वैल्यू कितना दे दिया? बोला कि पहले आप 4 यूनिट खरीदते थे, अब आप 5 यूनिट खरीदते हैं, तो एक्स्ट्रा कितना यूनिट खरीदे? तो 1 यूनिट। लेकिन ये 1 यूनिट ना बोल करके आपको बोला है कि 10 किलोग्राम अधिक खरीदता है। कोई बात नहीं, 10 किलोग्राम मैंने लिख दिया। अब जैसे ही ये 10 केजी हो गया तो आपसे क्या-क्या क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, ये बात को समझिए। इस टाइप से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना होते हैं। मैं चारों क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि प्रारंभिक खपत बताएं। तो प्रारंभिक खपत कितना हो जाएगा? 4 गुने 10 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आपसे पूछ सकता है कि अंतिम खपत बताए, तो अंतिम खपत कितना हो जाएगा? 50 केजी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आपसे पूछता है कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। देखिए प्रारंभिक मूल्य मतलब इनिशियल रेट। ठीक है, अब इनिशियल रेट जब हमसे पूछता है, IR इनिशियल रेट, जब आप इनिशियल रेट आपसे पूछता है तो इस बात को याद रखिएगा कि इनिशियल खर्च, तो इनिशियल खर्च कितना है जी? 600। फाइनल खर्च भी मेरा 600, यानी कि 600 रुपया के शुरू में खर्चा करते थे और उतना में 40 किलो सामान खरीदते थे, तो कै रुपये किलो पड़ गया? तो 0 से 0 कट गया तो 15 रुपये किलो पड़ गया। ठीक है, लेकिन अगर फाइनल रेट आपसे पूछेगा तो फाइनल रेट कैसे होगा? 600 रुपये में सामान खरीदे और कितना किलो खरीदे? 50 किलो खरीदे। जब इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 12 आ जाएगा। अर्थात ये जो आपका रेट आ गया, सॉरी आपका जो दाम आ गया फाइनल, वो 12 रुपये आया। और आपसे क्या पूछा था कि प्रति किलोग्राम घटी हुई दर याद करें। इसको घटी 15 रुपये पहले था, अब घट गया तो 12 रुपये हो गया, तो घटी हुई दर क्या हो जाएगा जी? 12 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है क्या? देखिए इस टाइप से आप क्वेश्चन जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना, आप में एकदम से 4 चांद लग जाता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब 4 चांद ऐसा नहीं कि कपार में निकल के 4 चांद, ऐसा मेरे भाई कुछ नहीं होता है। मतलब आपने निखार आता है ना। अब निखार अब रूप क्या कहा जाए, छोड़िए रहने देते हैं, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बातों को समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बनना चाहिए आपसे। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो क्या बोला है कि 3 संख्या 2:3:5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 90 है, उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए भाई मेरे भाई यहाँ पे एक बात समझा देता हूँ मैं। जब संख्या A:B:C के अनुपात में रहता है और उसका HCF H होता है, उसका HCF H होता है, ठीक है, तो होता क्या है कि जो संख्या होता है वो संख्या हो जाता है HA, HB और HC। ठीक, और एक और बात समझिए, जो एलसीएम होता है इसका एलसीएम वो होता है HABC। कोई दिक्कत है क्या? ये बात को समझिए। अगर जो बच्चा ये बात को समझ जाता है उसका क्वेश्चन सब बन जाता है। देखिएगा यहाँ पे, तो यहीं पे ये क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पे ए की जगह पे क्या दिया है? 2। ए की जगह क्या दे दिया है? 2। बी की जगह क्या दे दिया है? 3। सी की जगह क्या दे दिया है? 5। हो गया। और HCF कितना दे दिया? देखिए महत्तम समापवर्तक, सॉरी इसका लघुत्तम समापवर्तक 90 दिया। कोई बात नहीं, ये वाला फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक सर 90 दिया, तो हम जानते हैं कि 90 बराबर H इंटू A इंटू B इंटू C लिखेंगे। अब हमें पता है 5 15 15 9 30 30 90, यानी कि H का जो मान आ जाएगा सर वो आ जाएगा 3, यानी कि HCF कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनने की संभावना है। अब क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? पहली संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें, तीसरी संख्या ज्ञात करें, या फिर ऐसे कह सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में बताए, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताए, अर्थात बढ़ते क्रम में बताएं और घटते क्रम में बताएं। और क्या कहता है? और ये बोलता है, ये बात को समझिए कि इसमें छोटी संख्या कौन होगी, इसमें बड़ी संख्या कौन होगी, इसमें मझली संख्या कौन होगी। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अब क्या होता है बात समझिएगा मेरे भाई। अब जब H का मान मेरा 3 आ गया तो आपसे पूछा है कि उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। तो महत्तम समापवर्तक तो 3 आ गया कब का, लेकिन हम क्वेश्चन यही नहीं छोड़ते, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे आते हैं। जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन मेरे पास ये मिल जाएगा कि बताइए कि तीनों संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो हम जानते हैं कि सर इसमें बस H जो हम करेंगे तो क्या हो गया, 2 में 3 से गुना करेंगे यानी कि 6, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 5 में 3 से गुना करेंगे 15। छोटी संख्या पूछता है 6, बड़ी संख्या पूछता है 15, बड़ी संख्या पूछता है 9। कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से हम क्वेश्चन बना करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है तो वीडियो को शेयर किया कीजिए। अभी तक मात्र सब्सक्राइबर 941 है मेरे भाई, 941 सब्सक्राइबर लाइक हम टीचर है नहीं ना। चलिए तो आगे भगाइए इसको, बहुत तेज शेयर करिए। चलिए अब नेक्स्ट आएंगे हम, तो आपको क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि एक निश्चित धनराशि 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपए हो जाएगी, तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो मूलधन क्या होगा? देखिए भाई कोई भी प्रिंसिपल को हम P मान लेते हैं। आपको पता है कि 16% का रेट है, यानी कि 16% का मतलब होता है 4/25। कोई दिक्कत है क्या? यानी कि 25 से कितना हो जाता होगा? 29 हो जाता है। तो सर ये 29/25 हो जाता है 1 साल बाद। फिर सर दूसरा साल बाद ये कितना हो जाएगा? ये भी सर 29/25 हो जाएगा। ये फाइनली हो कितना जाता है सर 2 साल बाद? तो सर 3 3 6 4 0। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल बता दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जब मैं बढ़ूंगा तो क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। क्या बोला है कि कांच का एक ठोस बेलन का जिसका व्यास 1.5 मीटर है और उसकी और ऊंचाई 1 मीटर है, क्या बोला? और ऊंचाई 1 मीटर है, को गोलाकार एक गोला बनाया गया है, तब गोले का व्यास कितना होगा? मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गोला का व्यास ही आपसे पूछा है ना,
कोई बड़ी बात तो पूछ नहीं दी आपसे। अब जब गोला का व्यास आपसे पूछा है तो इस बात को समझिए। हमसे क्या होता है, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनाते हैं, किस टाइप का, जब क्वेश्चन गलाने वाला हो, पिघलाने वाला है, बात समझिएगा। तो जब गलाने और पिघलाने वाला क्वेश्चन जब भी आए आपका, तो आप क्या कर लीजिएगा कि वॉल्यूम आपस में इक्वल कर लीजिएगा। तो जब वॉल्यूम आपस में इक्वल करने जाएंगे मेरे भाई, तो आप करेंगे कि सर वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर लेते हैं। अब किसका वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, एक तो इधर बेलन है और एक इधर गोला है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल करेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे लगता है कि आप 2D 3D का सब फॉर्मूला याद कर लिए, इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत है क्या। अब हमें पता है कि सर व्यास दिया है 1.5 मीटर, देखिए मतलब कि क्या 2r का वैल्यू 1.5 है, तो r का वैल्यू 0.75 हो जाएगा, मुझे पूरा बिलीव है आपका, ठीक है। तो 2r, ध्यान से सुनिएगा, r का वैल्यू जैसे ही 0.75 हुआ तो सर ये पाई से पाई तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.75 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू h का मान दिया है 1 बराबर 4/3 इंटू आर क्यूब। कोई दिक्कत है क्या। अब हमें पता है कि सर 0.34 को हम कह सकते हैं 3/4, कोई दिक्कत है क्या, का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4/3 इंटू आर क्यूब। जब इसको इधर सॉल्व करने जाइएगा तो हम कह सकते हैं ये 3 इधर आ जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो आर क्यूब का वैल्यू जो आ जाएगा, आर क्यूब का जो मान आ जाएगा वो 3/4 का क्यूब आ जाएगा, अर्थात आर का जो मान आ जाएगा ये 3/4 अर्थात 0.75 आ गया। तो आपसे पूछा है किसका, अब आर क्या मान लेते हैं, गोला का त्रिज्या आ गया। जब गोला का त्रिज्या मेरा 0.75 आ गया तो इसका व्यास पूछा है, तो व्यास होता है 2r, अर्थात आंसर हो जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा 1.5 कहाँ, ऑप्शन नंबर डॉग है, हो गया आंसर आपका। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या मेरे भाई, हाँ चलिए अब चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 1, 3 बचता है तथा अंतिम भागफल 3 है। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनाते हैं तो इस टाइप से बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या बोला है कि किससे भाग करना है, तो 3, 5, 7 ये लिख दीजिए। फाइनली भाग कितना आता है, तो अंतिम भागफल 3 आता है, ठीक है। अब शेषफल जो आता है लिख दीजिए, यहाँ पे 2 बोला है, यहाँ पे 1 बोला है, यहाँ पे 3 बोला है। अब देखिए संख्या कैसे निकलता है, जो संख्या निकलता है कुछ मत करिएगा, पहले इसको इससे गुना करिएगा तो 17 के 21 और इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 17 के 21, 21 3 24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब करेंगे तो 24 × 120 और ये कर देंगे 24 × 120 और एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो गया संख्या। अगर आपको यहाँ पे करेंगे, इससे गुना करेंगे तो 21, यहाँ पे ये गुना करेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, समझिएगा बात को। तो देखिए बढ़ते ही 36 3 कितना हो जाएगा 363 और 2 365, यहाँ पे आ गया मेरे भाई 365। 365 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है क्या। इस तरीके से क्वेश्चन निकलता है। देखिए कितना आसान है, आप सोच रहे हैं अरे भाई इतना हार्ड क्वेश्चन है, देखिए हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, आपका बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस इतना कर लीजिएगा ना कि इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आया तो मतलब कि इस टाइप से सोचने लगे कि भाई हम किसके सामने आगे फंस गए हैं, ये तो इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आया कि हमारा धज्जिया उड़ा दे रहा है। इस टाइप से आपकी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आने से आपके सामने डरे कि अरे भाई मैं किसके सामने में फंस गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। बोला है कि पंकज ने 2 बाइक खरीदी, पहली पर 24,000 रुपए में, पहली 24,000 रुपए में और दूसरी 20,000 रुपए में। उसने दोनों बाइक बेची, पहली 20% के लाभ पर, दूसरी 30% की हानि पर। कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है। मेरे भाई पहला का दाम कितना है 24,000 रुपए, बात समझिएगा बस आराम से, ठीक है। पहला का दाम, दूसरा का दाम कितना है 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए मैंने डाल दिया, ठीक है। दूसरा का दाम, जब आपको पता है पहला का दाम 24,000, दूसरा का दाम 20,000, तो ये बोला है कि पहले इस पे प्रॉफिट होता है। तो 24,000 का जब आपको 20%, इस पे क्या होता है कि 20% का प्रॉफिट होता है। तो 24,000 का 20% निकालिए, जब 20% निकालिए तो कितना हो जाएगा 24 गुना 48, यानी कि 4800 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था। लेकिन वही बात है मेरे भाई, यहाँ पे क्या हुआ कि 30% का लॉस हो गया। जब यहाँ पे 30% का लॉस आप करिएगा तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। तो हो कितना जाएगा यहाँ पे समझिएगा, 1 मिनट, ठीक है। तो डबल 0 कटा है, यहाँ पे 3 गुना 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 60 का यहाँ पे लॉस हो गया। तो आपको पता चला कि 4800 पर एक सामान का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे सामान पे 60 का लॉस हुआ है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ओवरऑल कितना हो गया 1200 का लॉस हो गया। कोई बात नहीं, मुंह ऐसे बना लीजिए, आप अपना मुंह ऐसे बना लीजिए, ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1200 रुपए का हानि, ठीक। अरे भाई अभी दुकानदार है इसलिए ऐसा मुंह बना लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगी। बोला है कि यदि ए सी का 20%, कोई बात नहीं, ए जो है ये सी का, ठीक है, का मतलब गुना 20% का मतलब 1/5 हो गया, कोई दिक्कत है। फिर आगे बोला है कि बी सी का 25% है, बी बराबर सी का 25 मतलब होता है 1/4, ठीक। तो ए बी का कितना प्रतिशत है मेरे भाई, बहुत आसान सा बात है, यहां से समझिएगा। सबसे पहले ए का मान यहाँ पे कितना हो गया, ए का मान हो गया 1, ठीक है। बी का मान कितना, सॉरी यहाँ पे सी का मान कितना हो गया, सी का मान हो गया यहाँ पे 5, तो सी बीच में रखते हैं, सी का मान हमारा हो गया 5 क्योंकि दोनों में सी दिख रहा है, ठीक है।
अब यहाँ चला बी का मान कितना हो गया 1, तो बी का मान यहाँ पे बी का मान नहीं दिया था, यहाँ पे दे दिया बी का मान 1, ठीक। और आगे बोला है कि ये जब बी का मान 1 तो सी का मान कितना यहाँ पे दे दिया था 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा खाली हो गया। अब खाली है तो बगल वाला घर बना लेगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि सर ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए कितना है 4 है, बी कितना है 5 है, तो 4 जो है 5 का कितना परसेंट है, तो 4/5 है अर्थात 80%। कोई दिक्कत है? आगे चलो, चल नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका मिल जाएगा 10। बोला कि दो व्यक्ति ए और बी एक कार्य को क्रमशः 60 दिन, मतलब ए जो है किसी कार्य को 60 दिन में करता है और बी जो है उसी कार्य को 40 दिन में करता है, ठीक है, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य को शुरू करते हैं लेकिन ए कुछ समय बाद कार्य छोड़ देता है और बी 10 दिनों में शेष कार्य समाप्त कर लेता है। बस समझिएगा, हमें पता है कि दोनों मिलकर के काम करना स्टार्ट करेगा, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अर्थात ए का क्षमता 2 आया, बी का क्षमता 3 आया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? बोला कि ए कुछ समय बाद कार्य छोड़ देता है और बी 10 दिन में शेष कार्य समाप्त कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला था, ऊपर देखिएगा, तो वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं। मेरे भाई एक बात समझिएगा, क्या बी शुरू से लेकर के अंत तक काम किया? इस टाइप के लैंग्वेज में यही समझना होता है कि बी शुरू से लेकर के अंत तक काम किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझिएगा, ठीक है। तो जब ऐसा बात है तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी मिलकर के साथ में डी दिनों तक काम किया और प्लस 10 दिन बी काम किया, तो काम टोटल 120 हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 2 और बी का मान है 3, यानी कि 3 और 2 5, यानी कि 5d प्लस यहाँ पे बी का मान हो जाएगा 3, 30 बराबर 120 हो गया। तो 5d बराबर हो जाएगा ये 90, तो डी का मान जो हो जाएगा 18 × 90 18 दिन। बात समझिएगा, यानी ए और बी आपसे क्वेश्चन पूछे कि साथ मिलकर के कितना दिनों तक काम किया है, तो आप बता दीजिएगा 18 दिन। लेकिन अब बात समझिए, यहाँ पे वो बोला कि ए कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया। मेरे भाई जितना दिन तक साथ मिलकर के काम किया था उसके बाद ए ही तो छोड़ा था, अर्थात 18 दिन ही होगा आंसर, और 18 दिन ऑप्शन नंबर डॉग है। कोई दिक्कत है क्या? मैं आगे चलूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो मेरे भाई साथ मिलकर के 18 दिन काम किया था। अगर पूछेगा आपको कि टोटल टाइम टीटी कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, तो हमको पता है कि 18 दिन साथ मिलकर के काम किया और 10 दिन अकेले बी काम किया, यानी कि टोटल 28 दिन काम किया। अगर आपसे पूछेगा कि बी कितना दिन तक काम किया, तो टोटल 28 दिन काम किया, क्योंकि शुरू से अंत तक वही मात्रा का लड़का था जो कि टिका हुआ था काम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि अमन 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सिंपल सी बात है कि सर हमें पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। ये सब तो सर याद होना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन अभी बन रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोला है। बोला है कि अमन 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, तो सर स्पीड S1 जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, स्पीड 15/3 यानी कि 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? डायरेक्ट हम पास लेके, क्यों? क्योंकि 15 में हम 3 से भाग कर दिए तो 5 आ गया, ठीक। अब आगे बोल रहा है, और 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि S2 कितना हो जाएगा, S2 कितना हो जाएगा, छोड़िए एक काम करते हैं, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये इसका कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, वेट मिटा देते। चलिए, आपसे क्वेश्चन दूरी तय करता है तो अमन का औसत गति ज्ञात करें। देखिए आपसे पूछा गया एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है एवरेज स्पीड बराबर। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस टीटी बटा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, आपको पता है कि सर 15 किलोमीटर यहाँ गया था और 20 किलोमीटर यहाँ गया था, 20 और 15 35 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 35 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लग गया सर, 3 घंटा यहाँ लगाया था, 2 घंटा यहाँ लगाया था, तो 5 घंटा लग गया सर, अर्थात एवरेज स्पीड जो हो गया ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन सी था। कोई दिक्कत है क्या? एवरेज स्पीड से एक और क्वेश्चन आता है, मैं रिवीजन के लिए बता देता हूँ। बोलता है कि एक व्यक्ति है जो अपने घर से ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, मतलब घर से ऑफिस गया और ऑफिस से घर आया, ठीक है। ये एक्स के स्पीड से गया है और ये वाई के स्पीड से आता है, ठीक है, एक्स के स्पीड से गया और वाई के स्पीड से आता है, ठीक है। तो जब ये डिस्टेंस फिक्स होता है तो एवरेज स्पीड आपसे पूछता है, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है, ठीक, ये लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट अब क्या है आपका कि क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला कि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु, क्या बोला, एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु 11.2 सेंटीमीटर ऊंचा और इसके आधार की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है। यदि शंकु को पिघलाकर एक गोले में ढाल दिया जाता है तो गोले का व्यास कितना होगा? कोई बात नहीं, हमको पता है कि सर जब पिघलाने का बात आ गया तो पिघल के वॉल्यूम इक्वल हो जाता है दोनों का। कोई दिक्कत है क्या? पिघला करके क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वल करता है, ये बात मैं पहले ही बताया था। अब जैसे ही ये बात आपको पता चल गया तो क्या बोला है कि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु 11. अब एक बात बताइए, वॉल्यूम जब इक्वल करेंगे तो इसका वॉल्यूम होता है क्या, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वही जब गोला का आयतन होता है तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं, ये 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब बचा क्या, आर स्क्वायर एच, उधर क्या बचा 4r क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु 11.2 सेंटीमीटर ऊंचा है,
तो यहाँ पे हाइट दे दिया था, ठीक है, आर दिया गया, ये एच दे दिया था सर, एच दे दिया था कितना 11.2, ठीक, आगे बोला है, और इसके आधार की त्रिज्या 2.8 है। अरे भाई आर का मान भी दे दिया है 2.8 है, ठीक है। तो बोला है कि इसको पिघला करके गोले में ढाला जाता है तो गोले का व्यास ज्ञात करें, गोले का व्यास ना कि त्रिज्या। इस अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं क्वेश्चन में व्यास खूब पूछ रहा है, त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, पहले त्रिज्या पूछ रहा था, व्यास पूछ रहा है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए मेरे भाई आपको पता है कि सर आर का मान जब 2.8 है तो 2.8 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ पे एच का मान है 11.2, ठीक है, यहाँ पे जब आइएगा बराबर हो जाएगा 4 इंटू आर क्यू, क्या हो जाएगा 4 इंटू आर क्यू। जब इसको काटिएगा, ये 4 से काटिएगा तो ये भी हो जाएगा 2.8, कोई दिक्कत है क्या? जब ये काटिएगा तो 2.8 आ जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2.8 का क्यूब बराबर आर क्यूब हो जाएगा। तो आर का मान कितना हो जाएगा 2.8 आ जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई 2.8। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें भी, ठीक है, समझाने में। अब यहाँ आर का मान 2.8 हो गया तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, रेडियस सॉरी डायमीटर बताइए, डायमीटर बराबर 2r होता है, 2r जब करिएगा तो 28 गुना 56 हो जाएगा, यानी कि 5.6 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डॉ। इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अगर ये लगता है आपको कि ये वीडियो कारगर है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो बहुत शेयर करिए, बात समझ में आ रहा है, इतना शेयर करिए कि लोग तक बहुत सारे ये सब चीज पहुंच जाए, और ये सब क्वेश्चन बना करके बच्चे कहाँ चले जाएं, क्लासरूम में जाएं, वहाँ क्लासरूम बोले तो एग्जाम सेंटर में जाएं और बेहतर करके आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पढ़ाते पढ़ाते क्लासरूम का आदत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का युग 60 साल है। देखिए एक फादर है, ठीक है, और सन है, इनका वर्तमान आयु का युग, मतलब यहाँ पे जब करिएगा फादर को एफ मान लेते हैं, सन को एस मानते हैं, ठीक है। फादर और सन का युग कितना हो जाएगा 60 साल दे दिया, ठीक है। आगे बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा f - 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, ये देखिए ये 0 होता है, पूर्व बोलेगा तो ऊपर जाएंगे और बाद में बोलता है तो नीचे आता है, ठीक है। तो बोला 5 वर्ष पूर्व ये बेटा की आयु कितना हो जाएगा s - 5, इस ध्यान से सुनिएगा, ये s है ऐसा कर दी तो, ठीक है, और ये 5 है सीधे। तो बोला 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो सर ये बोल रहा है ना कि f - 5 जो है ना वो s - 5 का कितना गुना है, 4 गुना है। तो यहाँ से जब करेंगे तो f - 5 बराबर हो जाएगा 4s - 20, ठीक है। तो यहाँ से जब इधर आएंगे, इसको इक्वेशन लेके आएंगे तो f - 4s बराबर कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो -15, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, और हमको पता है कि सर f + s बराबर 60, ये इक्वेशन नंबर 1 था। कोई दिक्कत है क्या? अब हमें पता है 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल मिल गया, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब पुत्र की आयु क्या है, अब मतलब कि क्या, अब मतलब वर्तमान में आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि सर 2 इक्वेशन हमको दिया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हमको 2 इक्वेशन दिया था, एक दिया था f + s बराबर 60, ठीक है सर। एक इक्वेशन है f - 4s बराबर -15। तो सर ये अगर हम माइनस यहाँ करते हैं, यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ क्या, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा, ठीक। ये s में से ये 4s का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5s, ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो s का जो मान हो जाएगा, बेटा का जो मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी 15 साल, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। जब बेटा का यहाँ पे आ गया 15 साल, आपसे पूछ सकता है पिता का भी, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जब बेटा का यहाँ आ गया 15 साल तो पिता का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा जी 45 साल। आपसे पूछा गया कि वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या है, ये भी आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन सामान्यतः ऐसे ही बनता है, वरना क्वेश्चन बनेगा क्या? देखिए मैं जितना बता रहा हूँ उससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं बनता, आपको ही पता है। जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा है, पेपर में आ रहा है, आप जा करके देखते तो सर बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन इसलिए ईजी आ रहा है क्योंकि आपका लेवल ऊपर बना करके रखे हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि यदि ए और बी का जो अनुपात ए बी सी और डी है, चलिए ए और बी का 2:3 है, 2:3 है, यहाँ पे ये, यहाँ पे बी और सी का 6-7 है, बी और सी का 6 और 7 है, ये इधर, ये इधर। सी और डी का कितना बोला है, सी का 14 है, ये 3 है, ये इधर करिए, ये इधर करिए, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ जाइएगा तो इसके बगल में 3 है, इसके बगल में 3 है, इसके बगल में 7 है, इसके बगल में 6 है, इसके बगल में 14 है, इसके बगल में 14 है, कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ तक बात समझिएगा। यहाँ तक समझने के बाद हम काट सकते हैं। हम बताए थे कि एक पूरा सीरीज का अगर इसमें से 7 काटते हैं तो इसमें से भी कटना चाहिए, इसमें से कटना चाहिए, इसमें से भी कटना चाहिए, कहीं जाके काटे। तो देखिए 7 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये 7 दूना 14 कटा, ये 7 दूना 14 कटा, ठीक है। अब कुछ और कटेगा क्या? यहाँ से 3 कटते हुए दिख रहा है, ठीक। 3 यहाँ से कटा, 3 यहाँ से कटा, 3 यहाँ से कटा, 3 दूना 6, ये 3 यहाँ से कटा, 3 दूना 6, कोई दिक्कत है क्या? अब 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ABCD का अनुपात ज्ञात करें, तो 4 12 14 3, 4 12 14 3 नहीं है भाई, कहाँ गलती कर रहे हैं हम, 2 दूना 4, 4 दूना 8 यहाँ पे, ठीक है। 8 12 14 3, 8 12 14 3, ऑप्शन नंबर सी। क्या मैं आगे चल सकता हूँ? इतना ईजी सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ जाता है 15। जब क्वेश्चन नंबर 15 निकालिएगा, सॉल्यूशन करिएगा, तो देखिए √768 √3267 डिवाइड बाई इतना का मान ज्ञात करें। कोई बात नहीं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सुनिएगा ध्यान से, ये आपका आ जाता है सॉल्व करने के बाद 13√3, ठीक है, फिर गुना हो जाएगा। ये जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा
एक मिनट, ये 13√3 नहीं, 16√3 आएगा। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई? 16√3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 16√3। ये कितना आ जाएगा आपका? 33√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जब गुना करेंगे तो 16 गुने 33 हो जाएगा, 16 गुने 33 हो जाएगा। ठीक है, और गुना क्या हो जाएगा? √3, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 12। बात समझिएगा, 4 से काटेगा तो 4 चौका 16, 4 3 12, 3 से काटेगा तो 11 बार में। ठीक है, ये 11 बार में आ जाएगा। ये √3 इंटू √3, ये 3 आता है ना, यहाँ पे √3 लिखा गया, कोई बात नहीं, मैं कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये समझिएगा बातों को। ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो आंसर कितना होगा? 11 चौक 44, 44 तिहाई 44 तिहाई। कैसे गुना करेंगे भाई? या ऐसे करिए। ठीक है, तो 44 से कितना? 3 4 तिहाई 12 120, और 4 तिहाई 12 120, तो कितना हो जाएगा? 132। 132, एक मिनट, ठीक है, 132। ठीक है, 132 ऑप्शन नंबर सी था, आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं आगे चलूँ नेक्स्ट। ये बच्चे डर जाते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आपका इतना शार्प होना चाहिए कि आपको समझ में आए क्वेश्चन लेकर के। देख नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि 45 किलोग्राम मूल्य वाली चीनी को 52 रुपये किलोग्राम मूल्य वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे मिश्रण को 55.2 रुपये किलोग्राम पर बेचने पर 15% लाभ हो। देखिए, एक 45 किलोग्राम वाला है, ठीक है, और एक कितना है? 52 किलोग्राम है। अब बोल रहा है कि बीच में ऐसा कौन सा रेट रखे कि 55.2 का जब बेचे हम तो 15% का फायदा हो। मेरे भाई 15% का फायदा का मतलब क्या होता है? यानी कहीं ना कहीं ये आपका 115% का मान दे दिया था। जब आपका 115% का मान दे दिया तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 55.2 डिवाइड बाई 115, तो 100% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो ये कितना हो जाएगा? 55.2 बटा 115 गुना 100। अब देखिए क्या बात, यहाँ से आइएगा तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जब यहाँ से काटेंगे तो हमारा जो आएगा, यहाँ से देखिएगा, ये 5 दूना 10। ठीक है, ये 5 से काटेगा तो 23 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 23 काटेगा तो 23 दूना हो जाएगा 46, 46 हो गया, 9 2 तो 23 का 92, 24 दूना 48, यानी कि एक्चुअल रेट हुआ वो 48 रुपये प्रति किलो आया, एवरेज रेट। ठीक है, ये बात को समझिए। जब फायदा होता है तो इसके बराबर इतना रख देते हैं, और यहाँ पे एक्चुअल 100% वाला मान रखा था। ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है तो बेहतर है आपका। अब 52 में से 48 घटा लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 48 में से 45 घटाए तो यहाँ पे आ गया 3, तो किस अनुपात में मिलाएंगे? यानी कि 4:3 में हम मिला देंगे। कोई दिक्कत है क्या? आगे चलूँ मैं नेक्स्ट। अब जो आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक विशेष क्रम में दी गई 4 संख्याओं का औसत 48 है। कोई बात नहीं, 4 संख्या मान लेते हैं, एक पहली संख्या हुआ, ये दूसरी संख्या हुआ, ये तीसरी संख्या हुआ, और ये चौथी संख्या हुआ। ठीक है, ये बोला है कि एक विशेष क्रम में दी गई 4 संख्याओं का औसत 48 है। सर इसका औसत 48 है, औसत दिया, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। फिर आगे बोला है कि पहली 3 संख्याओं का औसत, सॉरी क्या बोला, एक विशेष क्रम में दी गई 4 संख्याओं का औसत 48। अच्छा, चारों संख्याओं का औसत 48 है, तो हम कह सकते हैं क्या कि चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 48 गुने 4, 48 गुने 4। कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान सुनिएगा। अब बोला है कि जबकि अंतिम 3, ये पहले यहाँ पे पहली 3 संख्याओं का औसत 42 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 42 है, यानी कि अगर 3 संख्याओं का योग हम पूछेंगे तो 42 गुना 3 हो जाएगा क्या? अब आगे ध्यान सुनिएगा। बोला है जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 50 है। सर अगर अंतिम 3 संख्या का औसत 50 है तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे क्या? ठीक है, अंतिम 3 संख्या का औसत 50 है, यानी कि बात समझिएगा, ये कहेंगे कि इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? तो 50 गुने 3 हो जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों में ये देखिएगा तो ये 2-2 बार लिया गया, ये 2-2 बार लिया गया, तो जो एक्स्ट्रा आएगा, ध्यान सुनिएगा, जो एक्स्ट्रा आएगा ये दोनों का मान आता है। ठीक है, ये दोनों का मान आता है। तो आपसे क्या पूछा? पहली और अंतिम संख्याओं का औसत क्या होगा? बात समझिएगा, मैं बता दूंगा आराम से। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। आपको पता है कि सर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौका 16, 8 चौका 32, यानी कि 192 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे करेंगे तो सर 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा? ये 126 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे करेंगे तो 50 ना 150 हो जाता है सर, यानी कि 150 हो जाएगा। सर 15 12 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 276 हो जाएगा। अब हमें पता है कि 192 आना चाहिए, लेकिन 276 इसलिए आया है क्योंकि ये दोनों बार बार दोनों का मान आ जाता था, दोनों का मान एक्स्ट्रा आ जाता था। ठीक है, इस बात को समझिएगा। जब इन दोनों का मान एक्स्ट्रा आ जाता था, बात समझिएगा मेरे भाई, तो एक्स्ट्रा आया कितना? तो सर 8 इधर और 76 इधर, तो 76 8 84 हो जाएगा, यानी कि 84 एक्स्ट्रा आ गया था सर। यानी हम कह सकते हैं कि 4 संख्याएं जैसे कि पहली प्लस चौथी प्लस दूसरी प्लस तीसरी बराबर दे दिया था, ये कितना दिया था? 192, तो ये दोनों का मान दे दिया है हमारा 84, इसका और इसका मान दे दिया है 84, तो इसका मान हम 84 रख लेते हैं। तो पहली और चौथी का योग कितना हो जाएगा मेरे भाई? 192 में से 84 घटा लीजिए। जब 192 में से आप 84 घटाइएगा तो आपको पता है कितना हो जाएगा। देखिए 92 इधर लीजिए कि 16 इधर लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए 12 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12 में से 4 घटेगा तो 8, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 में से 8 घटा तो 10, 108 हो गया। अब देखिए ये दोनों का योग है, यानी पहली संख्या और चौथी संख्या का योग कितना हो गया? 108 हो गया। आपसे औसत पूछा है तो आप कुछ मत करिए, पहली और चौथी का औसत करने के लिए 2 से भाग कर दीजिए, तो 5 और 4 कितना आ गया? 54। अब 54 ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हिलता नहीं है बहुत सारे बच्चों से। ठीक है, अब मैं आगे चलूँ क्या? ये बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉमन रहता है, पहले एक कॉमन वाला क्वेश्चन देता था, इस बार 2 कॉमन वाला दे दिया, थोड़ा टफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक आयत की लंबाई में 15% का वृद्धि किया जाता है और चौड़ाई में 8% की कमी की जाती है तो इसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप कुछ मत करिएगा, 15% का वृद्धि बोला, यानी कि क्या 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब वृद्धि का मतलब क्या होता है 3/20, यानी कि पहले 20 था तो अब कितना हो जाएगा 23, कोई दिक्कत है। 8% की कमी का मतलब क्या होता है, 8% की कमी, इसका मतलब होता है 2/25, कितना हो जाता है 2/25, ठीक है। इसका मतलब पहले 25 था तो अब कितना हो जाएगा, ये कमी बोला ना तो माइनस करते हैं, ये वृद्धि बोला था तो प्लस किए थे, ठीक है। यानी कि पहले 25 था तब कम हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, यानी कि बोला है कि तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कर। देखिए अगर आपको आयतन भी बोलता है, मतलब किसका, ये आयत है ना, आयत, ठीक, चलिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है तो क्षेत्रफल निकालते हैं, जब क्यूब वाला आता है तो वो आयत निकलता है, ठीक है। लेकिन जब भी क्वेश्चन ऐसा बनेगा तो ये सक्सेसिव से बनाइएगा, बहुत आसान से बन जाएगा, जितना बार बोले उतना बार कर दीजिए, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, हमें पता है ये इनिशियल था सर, ये फाइनल था। अब हम गुना करेंगे सर 25 में 20 से, तो ये हो जाएगा 500, ठीक है। अब सर 23 का स्क्वायर कितना होता है, आप बता दीजिए हमें, 23 का स्क्वायर कितना होता है, आप में से बताइए कितना होता है, बताइए। आपको 23 का स्क्वायर नहीं याद है तो क्या याद होगा, बस इतना बता दीजिए मेरे भाई। जब आप 23 का स्क्वायर देखते, 20 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, ये भी आपको याद है कि नहीं है, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर याद है। अगर याद है तो आप हमको अभी ध्यान सुनिएगा, आप क्या करेंगे कि स्क्वायर 1 से लेकर के 50 तक आप याद, अगर नहीं है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब बात समझिएगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है। तो आपसे क्या पूछा कि क्षेत्रफल में कितना का परिवर्तन हुआ। देखिए 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो क्षेत्रफल में कितना का बदलाव हुआ सर, 29 का वृद्धि हुआ है। कितना का, 29 का वृद्धि हुआ है। ध्यान से सुनिएगा सर, 29 का वृद्धि हुआ है और कितना से हुआ है, 500 से हुआ है, और गुना करेंगे 100, ठीक है। तो 0 से 0 काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना मान में हो जाएगा, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 सॉरी 50 25 50 25 फिर 0 8, यानी 5.8% की वृद्धि। कितना, 5.8% की वृद्धि, ऑप्शन सॉरी कम ही कर दिया जी, 5.8% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डॉग है। कोई दिक्कत है क्या, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिए, कई लोग सक्सेसिव से बना लेते हैं, x+y वाला फॉर्मूला से भी बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हम आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि ए एक काम 4 घंटे में कर सकता है। ए कोई व्यक्ति है, ये काम 4 घंटे में कर सकता है। कितना घंटे में कर सकता है, 4 घंटे में काम को कर सकता है। आगे बोल रहा है वही काम बी और सी 3 घंटे में कर सकता है, मतलब बी और सी मिलकर के काम करेगा तो 3 घंटे में कर लेगा, तथा ए और सी 2 घंटे में कर सकता है। ए और सी मिलकर के काम करेगा तो 2 घंटे में कर सकता है। तो बी वह काम अकेले करने में कितना घंटा लगाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 3 और 2 का तो आ जाएगा 12, 4 3 12, 3 4 12, 3 2 6 12, कोई दिक्कत है क्या। अब बात समझिएगा, ए का क्षमता कितना हो गया 3, जब ए का क्षमता कितना हो गया 3, जब ए का क्षमता 3 हो गया, यहाँ पे कितना 6 है तो सी का क्षमता कितना हो जाएगा 3। बात समझिएगा, जब सी का क्षमता 3 हो गया तो 3 यहाँ पे भी रख सकते हैं। जब सी का क्षमता 3 है और बी और सी मिला करके 4 है, यानी कि बी का कितना हो जाएगा 1। अब टोटल वर्क कितना है 12, टोटल वर्क 12 है। 12 में जब हम 1 से भाग करेंगे, 1 से क्यों भाग कर रहे हैं, क्योंकि बी काम करेगा तो केवल बी की क्षमता से भाग करेंगे, इसलिए 12 में 1 से भाग करेंगे तो 12 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी बी अकेले इस काम को 12 घंटे में कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर आपका 20 है जो कि अंतिम है। बोला उन 8 सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं, ध्यान सुनिएगा, उन 8 सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है जो 3 से विभाज्य नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जो 3 से विभाज्य नहीं है, कोई बात नहीं, समझिएगा बात। तो उन 8 सबसे छोटी, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, ठीक है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है। बात समझिएगा, ऐसा क्रम में जाएंगे। लेकिन क्या ये जब 6 लिखे तो 6 3 से कटेगा, कट जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि वो बोला है, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, अब 6 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिख लेंगे। अब 12 लिखेंगे, क्या देखिए 12 भी 3 से कट जाता है तो ये नहीं लेंगे, ठीक है, ये नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, 12 नहीं लेंगे। जब हमें पता चला कि सर ये 12 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, हम क्या लेंगे बताइए, 14 लेंगे। फिर 14 के बाद 16 ले लेंगे, 16 के बाद 18 नहीं लेंगे लेकिन 20 ले लेंगे, 20 के बाद 22 ले लेंगे, 22 के बाद हम 24 नहीं लेंगे, 26 ले सकते हैं क्योंकि 3 से कट जाता है। अब 8 करना था तो 3 3 6 और 3 9 कर दिए, कोई बात नहीं, हम 8 ही करते हैं। 8 करते हैं तो 22 तक लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या, ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। अब कुछ नहीं करेगा, हमको पता है कि सर एवरेज जो निकाला जाता है टोटल संख्याओं का सम कर लेते हैं, यानी कि ऐड कर लेते हैं। अब बटा टोटल नंबर मतलब क्या, कोई नंबर है उससे हम भाग कर लेते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कुछ नहीं, हम जोड़ लेते हैं, हमको पता है जोड़ना है। तो सर 4 2 6 8 6 14, ठीक है, 14 और 10 24, 24 और 24 10 कितना हो जाएगा, 24 और 10 बताइए 34, 34 और 4 38, 38 और 6 44, 44 और 10 54, 54 और 20 74, 74 और 2 76, 76 और 20 96। इस तरीके से आप जोड़ लेंगे तो 96 हो जाएगा और बटा 8 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 और 2, 12 बटा 96 होता है, यानी कि 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, अब इस बात को समझिए। इसी के साथ आज का क्लास भी आपका समाप्त होता है, और केवल आज का क्लास नहीं होता है मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी बच्चे मेरे साथ एकदम 1 नंबर वीडियो से लेकर के और 40 वीडियो तक मेरा साथ दिया, उनको दिल से आभार। बात समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आप मेरा साथ दिए, यहाँ तक आप हम पे विश्वास करें, अटूट विश्वास किए आप हम पे। एक काम करिएगा, एक बार शुरू से लेकर के अंत तक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा नोट्स का। तो आप अगर इन सभी चीज़ों का रिवीजन करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा मैथ, ठीक है। एक और चीज़,
आपका अब क्या है कि मैं यहाँ पे अपडेट थोड़ा कर रहा हूँ आपको। जैसे ही ये खत्म हो गया सीरीज मेरा, तो अब मैं किस पे काम करने वाला हूँ। एक मेरा वीडियो सीरीज चल रहा था जीरो टू हीरो सीरीज, तो जीरो टू हीरो सीरीज पे अब मैं काम करने वाला हूँ। वहाँ पे एकदम बेसिक से एडवांस लेवल का मैं बताया हूँ कि पूरा पढ़ाऊंगा मैथ एसएससी का, तो मैं पूरा पढ़ा करके पक्का छोड़ूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।